तो आज की इस वीडियो में आप सभी फर्स्ट ईयर के जो भी कैंडिडेट हैं स्वागत है। देखिए आप लोगों को तो 4 सब्जेक्ट का इस सप्ताह में मैंने थ्योरी पेपर करा दिया, एक वीडियो सभी सब्जेक्ट में, और एक वीडियो ही पॉसिबल है 4 दिन में 4 सब्जेक्ट का। फिर 2 दिन जो बचता है तो उस 2 दिन में चारों सब्जेक्ट का हो नहीं पाएगा, इसलिए 2 दिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप आगे फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर पढ़ेंगे और उसके बाद कंपटीशन में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स ही आपका जो है पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में, चाहे जिस भी तरीक़ा से पूछे। तो नॉलेज रहेगा तभी तो आप बना पाइएगा ना। तो मेरा कोशिश है कि थ्योरी तो पढ़ाता ही हूँ, साथ में जो 2 दिन अपन बचता है 4 दिन कराने के बाद थ्योरी, तो उस 2 दिन में आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स ही अलग अलग प्रकार का कराया जाए, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है वो यहाँ आए और पढ़े और बेहतर रिजल्ट, बेहतर नॉलेज ले पाए, यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए चारों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चारों सब्जेक्ट से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स वन लाइनर से, जो कि आपके दिमाग को खोलेगा। ओके, चलिए पहले है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देख लीजिए। कहता है कि हृदय के 4 चेंबर कौन कौन से होते हैं, पहले समझिए। ये अपन हृदय है, हृदय में 4 चेंबर होता है। ठीक है, ए बीच में वाल्व लगा होता है। ठीक है, वाल्व होता है जो अलग करता है दोनों चेंबर को। ए ऊपर वाला को आर्टरियम बोलते हैं, नीचे वाला को वेंट्रिकल बोलते हैं। ए राइट होता है, ए लेफ्ट होता है, ए राइट होता है और ए लेफ्ट होता है। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही 4 चेंबर होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये चारों चेंबर। गैस के विनिमय फेफड़ों में कहाँ होता है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से फेफड़ों में जो होता है वो एल्वेयोली में होता है। ठीक है ना, एल्वेयोली में होता है, एल्वेयोली में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य जो होता है यह ऑक्सीजन को परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। इंसुलिन कहाँ बनती है, तो आप सबको पता है इंसुलिन पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है। ऊतक और अंग में क्या अंतर है? देखिए, ऊतक और अंग में क्या अंतर है, तो ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, यानी अलग अलग कोशिका बनकर अलग अलग, मतलब बहुत सारे एक प्रकार के कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, यानी एक कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक। जबकि अंग जो होता है विभिन्न ऊतकों से बना होता है। यानी क्या समझ में आया आपको? पहले सेल होगा जो सबसे बेस होगा, और ये सारा सेल बन मिल कर एक ऊतक बन जाएगा। तो ये अपन एक ऊतक बन गया। ठीक है, अब ऐसा ही ऊतक सब मिल कर अंग बनाता है। ठीक है, अंग का निर्माण करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली पूर्णतः प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड भी एक प्रकार से प्रोटीन वसा ही होता है। तो कोशिका झिल्ली एक पूर्णतः आपके फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। आगे मैं बात करूँगा समान रक्तचाप का, तो यह 1/120/80 mmHg होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से होता है, तो मस्तिष्क के 3 भाग सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम ये निचला भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार कौन सा है, तो जो नर्वस सिस्टम है उसका 2 पार्ट है, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय जो है नर्व सिस्टम होता है। आगे है पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन है, तो पाचन तंत्र का मुख्य अंग जो होता है आमाशय होता है। ठीक है, यहीं पे आपके जो है क्या होता है, HCl निकलता है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और भोजन को आंशिक रूप से पचाने का, आंशिक रूप से स्टोर करने का भी काम आपका आमाशय में होता है। अब आप लोगों को पता होगा कि बायोसाइंस में ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा माइक्रोबायोलॉजी भी है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है, बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस में अंतर है
कि बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, जबकि वायरस जीवित नहीं रह सकते। वायरस वहीं पे जीवित होता है जब किसी के बॉडी में, किसी के सतह पर पहुंचता है। अगर वह मैं बात करूं, अगर वह किसी के बॉडी में नहीं है, किसी के सतह पर नहीं है, तो वायरस मृत अवस्था में होता है। लेकिन बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से भी वह जीवित रहता है, यानी अगर वह बॉडी में नहीं है फिर भी वातावरण में भी जो है वो जीवित रह सकता है। लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं होता है। छींकने से रोग कैसे फैलता है? तो देखिए, छींकने से ड्रॉपलेट संक्रमण होता है, ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। छींकने से संक्रमित जो निकल, आप जैसे कोई व्यक्ति छींक दिया तो छींकता है तो उसके नाक से देखते हुएगा कुछ छींटा निकलता है, पानी की तरह छींटा, और वो छींटा बूंद जो होता है कोई दूसरा व्यक्ति इनहेल कर लेगा, और मान गए जो छींका वो संक्रमित है किसी बीमारी से, और उसके छींक को, बूंद को कोई दूसरे व्यक्ति अगर इनहेल कर लिया तो उसको हो जाएगा संक्रमण। तो वही छींकने से ऐसे फैलता है। एंटीसेप्टिक और सैनिटाइजर में क्या अंतर है? तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल घावों को साफ़ सफाई करने के लिए कटे फट्टे पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल हाथ या सतह को साफ करने के लिए करते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी एक प्रतिरोधक होता है जो रोग से लड़ता है, एक क्षमता है, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। आगे है पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? तो पेनिसिलिन अपन एक एंटीबायोटिक दवा है। ओके, समझ गए? चलिए आगे है साइकोलॉजी। अभी बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो मैं अलग अलग पार्ट में आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट है जहां पे मन के बारे में, व्यवहार के बारे में पढ़ा जाता है। प्रेरणा, मोटिवेशन, कार्य करने की एक आंतरिक शक्ति होती है। प्रेरणा एक ऐसी आपका दशा है जहाँ पे इंटरनल रूप से आपको शक्ति देता है किसी कार्य को करने के लिए। मान के आपके अंदर मोटिवेशन आता है, किसी चीज़ से आपको प्रेरणा मिलता है, आपके अंदर एक शक्ति, एक अलग शक्ति, एनर्जी आता है जो आपको ना चाहते हुए भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रेरणा क्या है? एक इंटरनल एनर्जी है, शक्ति है जो आपको प्रेरित करता है करने के लिए। ओके। मेमोरी क्या है भाई? मेमोरी वो वाला मेमोरी, मोबाइल का मेमोरी नहीं या कंप्यूटर का मेमोरी नहीं, मेमोरी ब्रेन का, ब्रेन में भी हमारा मेमोरी है। तभी तो हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं 5 साल पहले और याद रखते हैं अभी तक, कोई काम करते हैं 10 साल पहले याद रखते हैं अभी तक। तो हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन में भी मेमोरी है। तो यह मेमोरी हमें स्मरण शक्ति को प्रदान करता है, याद करने की क्षमता को, मानसिक क्षमता होती है जो हम लोग जो भी कुछ याद रखते हैं वो मेमोरी में स्टोरेज होता है। सीखने का एक प्रकार बताइए, सीखने का एक प्रकार बताइए। देखिए, लर्निंग का बहुत सारा प्रकार है। इमिटेशन, अनुकरण करना, किसी को देखकर, किसी को अनुकरण करके हम लोग कुछ सीखते हैं, ये भी बात है। तनाव का प्रभाव क्या होता है? देखिए, तनाव का प्रभाव, स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट होता है? तो स्ट्रेस का इफ़ेक्ट ये होता है कि चिड़चिड़ापन होता है व्यक्ति, चिंता होता है व्यक्ति के अंदर, नींद की समस्या आती है। तो कोई व्यक्ति तनाव में होता है ना तो चिड़चिड़ा सा, चिंता बहुत ज़्यादा, उसको नींद नहीं आएगा। तो तनाव इसीलिए लोग कहता है स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है ना। विकास के कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहले विकास के 5 चरण है। शैशव यानी बच्चे, बाल अवस्था, ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपन साइकोलॉजी। अब अपन आते हैं सोशियोलॉजी, उसी का पार्ट है, बिहेवियर का ही। समाज क्या है? लोगों का संगठित समूह जो एक संस्कृति साझा करता है। समाज क्या है? तो समाज एक सामूहिक, समाज क्या है? लोगों के समूह का एक जाल है, लोगों के संगठित समूह है जो समाज बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति क्या है? कल्चर क्या है? तो कल्चर रीति, परंपरा, भाषा, मूल्य आदि समूह। यानी कल्चर होता है, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो लगभग पूजा पाठ करते हैं तो अकेला तो कोई व्यक्ति इस दुनिया में पूजा पाठ नहीं करता है। पूजा पाठ करने वाला का हर एक पूजा अलग अलग प्रकार का है, पूजा पाठ करने का अलग अलग समूह है। अब जो मान गए जो इस्लाम धर्म को मानते हैं तो अपना अलग तरीके से प्रे करते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो अपना अलग तरीके से, इनका एक अलग समूह है, ईसाई का एक अलग समूह है। तो हर एक समूह का अपना अलग अलग रीति रिवाज परंपरा होता है, और वही रीति रिवाज परंपरा भाषा ये उनका कल्चर कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। समझ रहे बात को?
चलिए, परिवार की भूमिका स्वास्थ्य में क्या है? अगर आपका फैमिली है तो आपके हेल्थ में आपके परिवार का क्या भूमिका हो सकता है? तो अगर मान गए आपका हेल्थ गड़बड़ा गया, ठीक है, तो बढ़िया है। अगर हेल्थ आपका डैमेज हो गया, गड़बड़ा गया, तो परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? तो आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा हर चीज़ में, चाहे वो उपचार में हो, चाहे वो आहार में हो, भोजन में हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट करना हो। हर तरीक़ा से आपको परिवार आपको मदद करता है स्वास्थ्य में। समझ बात को। सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो समाज के प्रति नैतिक कर्तव्य, हर लोग को अपने समाज के प्रति जहाँ व्यक्ति रह रहा है जिम्मेदारियाँ होती है कि वो समाज के लिए बेहतर करे, समाज के लिए अच्छा सोचे, समाज से कुरीतियों को दूर करे। तो सामाजिक जिम्मेदारी में समाज के प्रति नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारियाँ होती है सभी को, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत क्या है? यानी सोशल चेंजेज के कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ पे समाज में परिवर्तन आते हैं? तो समाज में परिवर्तन के बहुत सारे स्रोत हैं भाई। शिक्षा से चेंजेज आता है, विज्ञान से चेंजेज आता है, कानून भी चेंजेज लाता है, और टेक्नोलॉजी से भी चेंजेज आता रहता है। तो बेसिकली सामाजिक परिवर्तन का स्रोत अनेकों हो सकता है। नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए शिक्षा, नए नए कानून, नए नए विज्ञान, ये सब समाज में परिवर्तन लाता है। अब खुद सोचिए ना, पहले जो हमारे आसपास जो काम एक दिन में होता था, अब उसको घंटों में कर दिया जाता है। जो काम एक महीना पहले लगते थे, अब वो 5 से 10 दिन में कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे समाज में परिवर्तन ही है। बात को समझिए। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, तीसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल का। फंडामेंटल में ही आप लोग को पता है फर्स्ट एड भी है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी है, बहुत सारी चीज़ है। फंडामेंटल में देखते हैं रोगी देखभाल में पहला कदम क्या होता है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझिए। नर्सिंग स्टेप्स क्या है? नर्सिंग चरण 5 चरण होते हैं। तो नर्सिंग चरण एक नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की प्रक्रिया है, चरण है, जिसको स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाता है। तो रोगी के देखभाल में पहला चरण जो होगा वो असेसमेंट का होता है, ठीक है, आकलन का, मूल्यांकन करने का, वही आकलन करने का। संक्रमण रोकने का सबसे प्राथमिक तरीका क्या है भाई? हाथ धोइए, हैंड वॉश कीजिए। आधा बीमारी हाथ के गंदगी से ही फैलता है। आगे है स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, स्वच्छता बहुत ज़रूरी होता है। स्वच्छता अगर आप नहीं रखेंगे तो अनेकों बीमारियां, अनेकों संक्रमण आपको ग्रसित कर लेगा, ठीक है। तो स्वच्छता आपको संक्रमण के रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो बेड मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है? बेड मेकिंग, बिस्तर जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, उसका क्या रीज़न होता है, बनाने का क्या उद्देश्य है? तो रोगी को आराम दिलाने के लिए, आरामदायक स्थिति में रखने के लिए हम लोग उसी तरीक़ा से बेड बनाते हैं। समझ गए? नर्सिंग एथिक्स का पालन क्यों? यानी हम कोई भी नियम कानून किसी क्षेत्र में बनाते हैं तो उसका पालन क्यों ज़रूरी होता है? उसी प्रकार से नर्सिंग में एथिक्स है, नर्सिंग में आपके कानून है, तो उसका पालन क्यों? तो मरीज की सम्मान के लिए, मरीज के गोपनीयता के लिए, मरीज के सुरक्षा के लिए यह एथिक्स, यह नैतिकता है, यह सबको जो है पालन करना पड़ता है, जितने भी नर्स होती हैं, ठीक है। तो ये अपन फंडामेंटल से रहा। फंडामेंटल में ही एक पार्ट है फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड देखते हैं। फर्स्ट एड में सीपीआर महत्वपूर्ण होता है। सीपीआर का पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। आगे है घाव कैसे बंद करते हैं? तो घाव बंद करने के लिए हम लोग घाव को साफ करके, कटे फटे जगहों को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके हम वहाँ पे पट्टी लगा देते हैं, जिससे घाव जो है बंद होता है, कम होता है, संक्रमण कम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जलने पर पहला कदम क्या है? तो जलने पर पहला कदम है ठंडा पानी डालना। पहला कदम, अगर जल गया बहुत ज़्यादा तो मरीज को आराम थोड़ा सा दिलाने के लिए ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आगे है बिजली के झटके पर क्या करें? बिजली के झटके पर क्या करें? सबसे पहले बिजली बंद करके व्यक्ति को यहाँ से हटाना चाहिए। समझ गए? जैसे बिजली के झटका लगे तो ये ट्राई करना चाहिए कि व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन से दूर करे सबसे पहले, क्योंकि जितना देर वो बिजली के चपेट में रहेगा उतना नुकसान उसका बॉडी का होते चला जाएगा। इसलिए तुरंत दिमाग को चलाकर किसी तरह से बिजली को कट करे पहले, ठीक है, कनेक्शन काट दे।
ओके, ये है। जहर खा लेने पर क्या करें? अगर कोई व्यक्ति पॉइजन ले लिया है तो क्या करें? देखिए, पॉइजन वाले व्यक्ति को आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसे तुरंत जो है आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? अस्पताल ले जाना चाहिए। आगे है, अब आपको जो भी दिखाएंगे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में दिखाएंगे, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण स्वच्छ के बारे में पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशनल के बारे में पढ़ना है। ये सब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है फर्स्ट में, जो फर्स्ट ईयर में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है यहाँ पे देखिए, जन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य यानी जन मतलब लोग, ठीक है, व्यक्ति, और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, यानी लोगों के स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य होता है? तो लोगों की स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है कि समाज की स्वास्थ्य स्थिति सुधारना, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना। समझ गए? आगे है, स्वच्छ पानी का क्या महत्व है? तो अपन स्वच्छ पानी के महत्व सब लोग जानते हैं कि स्वच्छ पानी, साफ पानी का इतना महत्व है कि वो संक्रमण से बचाएगा, अनेकों बीमारियों से रोकने से बचाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे मैं बढ़ता हूँ। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का कार्य होता है ऊतकों को मरम्मत करना और वृद्धि करना। प्रोटीन देखिए, कैलोरी का काम जो होता है ऊर्जा प्रदान करेगा बॉडी को, लेकिन अगर वृद्धि की बात करेगा, ऊतकों को मरम्मत की बात करेगा, तो प्रोटीन करेगा। समझ लीजिए, दोनों में अंतर है। विटामिन और मिनरल्स का क्या काम है? विटामिन और मिनरल का काम है शरीर के क्रियात्मक संतुलन को बनाए रखना, यानी फंक्शनल बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा का एक तरीका क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत सारे तरीके हैं। उनमें पम्पलेट होता है, पोस्टर होता है, सेमिनार होता है। तो बहुत सारे तरीके से हम हेल्थ एजुकेशन लोगों में दे सकते हैं, पैम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, ग्रुप पैनल बनाकर लोगों में चर्चा करके। समझ गए ना? बहुत सारे तरीके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य में क्या अंतर है? तो शहरी में सुविधाओं ज़्यादा होता है, संसाधनों ज़्यादा होता है। तो यही सुविधा और संसाधन का अंतर होता है बेसिकली शहर और ग्रामीण स्वास्थ्य में। अब खुद समझिए ना, जितना फैसिलिटी, जितना संसाधन अगर शहर में होगा, उतना गांव में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही चीज़ें हैं। अपशिष्ट प्रबंध क्यों ज़रूरी है, यानी कचरा का प्रबंध क्यों ज़रूरी होता है? तो भाई आप सोचिए, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास बहुत सारे कचरा का ढेर लगा दिया जाए, तो कचरा का ढेर क्या करेगा? संक्रमण फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। वहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव आएंगे, वह क्या होंगे? आपके घर में आएंगे, संक्रमण फैलाएंगे। तो बेसिकली कचरा प्रदूषण और संक्रमण दोनों का स्रोत होता है। और अपशिष्ट का प्रबंध, वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी इसीलिए है ताकि संक्रमण और प्रदूषण से बचाव हो सके। टीकाकरण क्यों ज़रूरी है भाई? तो टीकाकरण रोगों की रोकथाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। समझ गए ना? टीका क्या करता है? रोगों की रोकथाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़िए। संचार में सुनना क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन में बातें को ध्यान से सुनना क्यों ज़रूरी है? अगर मान गए मरीज़ आपको कोई बात कह रहा है तो उनके बातों को क्या निगलेक्ट कर देंगे या सुनेंगे? सुनेंगे। ठीक है, तो सुनना क्यों ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में? तो बेहतर समझ और सहयोग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें को अच्छे तरह से कर सके, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको सुनना भी पड़ेगा। अगर सही से नहीं सुनेंगे तो क्या जवाब देंगे उसका उत्तर में? तो यही चीज़ें होता है। इफ़ेक्टिव बनाने के लिए संचार में सुनना ज़रूरी है। कीट नियंत्रण का महत्व क्या है? कीट मतलब कुछ भी हो सकता है। कीट मतलब आपका यहाँ कीट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है जिससे संक्रमण फैलने वाला हो। तो कीट का कंट्रोल, नियंत्रण, रोगों से बचाव, साफ सफाई के लिए ज़रूरी है। समझ गए? कम्युनिटी में सबसे पहली स्वास्थ्य सेवा कौन प्रदाता है? समुदाय में सबसे फर्स्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कौन है? तो आशा वर्कर है, जो कम्युनिटी समुदाय में गांव के लेवल पर होती है। बुखार आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बुखार आने पर सबसे पहले फर्स्ट एड में तापमान को मापें और तापमान को कम करें। तापमान को कम करने के लिए क्या करेंगे? स्पॉन्जिंग करेंगे, यानी उस पर ठंडे कपड़े से देह हाथ को पोंछेंगे, साफ करेंगे, जिससे टेम्परेचर कमेगा। ठीक है ना? हैंड वॉशिंग के लिए WHO के सुझाए गए कुल कितने स्टेप है? तो कुल 7 स्टेप्स है WHO के अनुसार, और ऐसे तो कुल 11 स्टेप्स है, सबको पता है। आगे है, स्ट्रेचर द्वारा मरीज को
ट्रांसफ़र करने में कितने लोगों की आवश्यकता होती है? तो स्ट्रेचर से मरीज को स्थानांतरण करने के लिए, स्ट्रेचर से उतारने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, ताकि दोनों लोग जो स्ट्रेचर पर व्यक्ति है दोनों छोर से उसको ठीक ढंग से उठा सके। ठीक है ना। ICDS कार्यक्रम किस आयु वर्ग को प्रदान करता है? तो ICDS कार्यक्रम जो है आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को जो है प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन करा दिया। आप सभी जो भी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, उम्मीद होगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश करूंगा हर एक सप्ताह में कम से कम ऐसा एक वीडियो हर एक सप्ताह में आए जहां पे थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव्स भी मजबूत हो जाए और आप बेहतर कर पाएँ। ओके, चलिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।